हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल प्रश्न ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक संसाधन और विकास। उसका सब टॉपिक है मृदाओं का वर्गीकरण। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मृदा संसाधन क्या है और यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक है। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चाभ भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जलोढ़ मृदा सबसे पहले आती है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है। जलोढ़ मृदा आप लोग समझिए कि क्या होती है। यह अधिकतर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। यह देश में सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। क्यों? वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो भारत का उत्तर का मैदान है, आप अपने जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप मैप को बगल में रखें। ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो भारत का उत्तर का भाग है वहाँ पर जो मृदा होती है वो मोस्टली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अब जलोढ़ मृदा जो है वो कैसे बनी है? जो हिमालय से निकली हुई 3 नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके निक्षेपों द्वारा लाई गई बनी है। ठीक है। ये मृदा जो इनके निक्षेप आके आए हैं इसके द्वारा ही बनी है। तो आप मैप में देखिए, जो हिमालय का पार्ट है वहाँ से जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, वहाँ पे जो आकर जो मैदान का एरिया है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। मैप जरूर देखें। इस वीडियो को देखते दौरान आप मैप को बगल में रखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों। एक सकरी गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो बच्चों आप मैप में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी की डेल्टा जो हैं वो जलोढ़ मृदा के द्वारा ही बने हैं। ठीक है। और राजस्थान और गुजरात तक जो ये मिट्टी फैली है जलोढ़ मृदा, एक सकरी गलियारे द्वारा राजस्थान, गुजरात तक भी आ गई है। तो आपको मैप में दिख रहा है ना? से यस इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, स्लिट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अब जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें रेत, स्लिट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है। ये विभिन्न अनुपात में होते हैं, रेशियो में होते हैं। आपको अनुपात नहीं समझ में आया तो इसको रेशियो समझिए। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। यानी जिस प्रकार जैसे हम नदी के मुहाने से, यानी नदी के जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से हम घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं तो जो मृदा के कण हैं वो उनका आकार बढ़ता चला जाता है। नदी के घाटी के ऊपरी भाग जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों द्वारा जो क्षेत्र तराई पर आमतौर पर पाई जाती हैं। अब जो पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान होते हैं उसको हम चो क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है। चो क्षेत्र, चो क्षेत्र याद ध्यान से सुनिए आप लोग। चो क्षेत्र। ठीक है। कणों के आकार का या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब जलोढ़ मृदाएं की हम एज देखेंगे। कैसे? पुराना जलोढ़ यानी बांगर, नया जलोढ़ यानी खादर। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की हो गई। कैसे? जो पुराने लोग होंगे, जैसे आपके घर में जो ओल्ड एज लोग होते हैं, हम उन्हें तो उसी प्रकार जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई उसे हम बागर कहेंगे। और जो न्यू जनरेशन यानी जो आपके जैसे मिट्टी होगी, यानी आपके एज की जो मिट्टी है, हम उसे खादर कहेंगे। तो ऐसे समझिए कि जो आपके घर के एजिड लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, आप उन्हें बागर कहेंगे और जो आप हैं वो आप स्वयं को खुद को खादर कहेंगे। तो इस प्रकार समझ में आया कि जो पुरानी है वो खादर है, बांगर है, और जो नए हैं वो खादर हैं। ठीक है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और जो बांगर मृदा है उसमें जो कंकर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और खादर में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। यानी खादर में क्या होता है, बांगर की तुलना में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा बारीक कण होते हैं। ठीक है। महीन कण होते हैं। तो समझ में आया बच्चों, जलोढ़ मृदा क्या होती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, किन किन नदियों के मुहाने पर पाई जाती है, किन किन नदियों के डेल्टा में बनाती है, और ये मिट्टी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और ये किन किन जगहों पर किन किन अलग अलग प्रकार के आयु के हिसाब से बटी है। ठीक है।
पुराने जो लोग हैं उन्हें बांगर और जो नए जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। ठीक है, अब जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो काफ़ी उपजाऊ भी होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों पर दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। तो बच्चों, आप में देखिए, आपने मैप रखा है ना, तो आपने मैप को देखना है और उसमें देखना है कि किन किन एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब वहाँ पर किन किन चीज़ों की अधिकता होती है। गन्ने, इस जलोढ़ मिट्टी में गन्ने अधिक होते हैं, चावल अधिक होते हैं, गेहूँ अधिक होते हैं। ठीक है, और अनाजों में दलहन फसलें भी अधिक उपयुक्त बनाती हैं। ठीक है, अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अब जो जिन जिन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ पर कृषि की मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक होती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब जहाँ का जो ड्राई एरिया है, जो सूखा क्षेत्र है, वहाँ की मृदा जो होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन इसको भी अधिक सिंचाई करके इसको हम कृषि युक्त बना लेते हैं और वहाँ पर खेती करके ज़्यादा पैदावार पाने लगते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि जलोढ़ मृदा कितनी इम्पोर्टेंट रखती है हमारे भारत क्षेत्र के लिए, ये किन किन जगहों में पाई जाती है, और ये हमारे भारत के मोस्टली लगभग क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। काली मृदा। ठीक है, इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। अब ये जो काली मृदा होती है उसे रेगर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा। ठीक है, फिर से बोलो आप लोग, तेज बोलो, रेगर मृदा। काली मृदा कपास खेती के लिए उचित समझी जाती है। अब जो कपास होता है वो काली मृदा में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु जनक सेलों की ने काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र में, अब आप लोगों ने मैप रखा है ना, तो मैप में देखना है कि जो दक्कन का पठार का एरिया है, उत्तर पश्चिम भागों में जो पाई जाने वाली मिट्टी होती है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और लावा जनक सेलों से ये बनी होती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, अब आप मैप में देखिए, मैप में कि जो महाराष्ट्र का एरिया है, मालवा इन द सेंस मध्य प्रदेश में आता है। छत्तीसगढ़ में जो है के पठार के पास पाई जाने वाली मिट्टी है वो सारी मिट्टी काली मृदा ही होती है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी दिशा भारत का देखिए, वहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है। तो आपको काली मृदा समझ में आया कि ये किन किन जगहों में पाई जाती है, ये किस फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और मोस्टली किन किन जगहों पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और काली मृदा के कण जो होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, मृत्तिका से बनी होती है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। किस प्रकार? इस प्रकार। ठीक है, दिखा आपको गहरी दरारें, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार में ही शुरू कर दी जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया काली मृदा के बारे में पूरा डिटेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरी मृदाओं के बारे में। तो आपको जलोढ़ मृदा और काली मृदा आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इनमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रासायनिक जो तत्व होते हैं वो मिले होते हैं और वो किन किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।